आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वह है कुटीर उद्योगों का पतन, कारण एवं प्रभाव। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योग किस स्थिति में थे, उनका क्यों पतन हुआ, उसके क्या कारण रहे और क्या प्रभाव रहा। अंग्रेजों के भारत आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थी। भारत में सूत कातना और बुनना प्राचीन काल से ही एक बहुत घरेलू व्यवसाय था। सूती कपड़ों के लिए भारत संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्म पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, उस समय भारत अपने शासकों के वैभव और शिल्पकारों की उच्च कोटि की कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था। औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर विकसित यूरोपीय देशों से कम नहीं था। भारत मुगल काल में शॉल उद्योग, काष्ठ उद्योग, चमड़ा उद्योग, स्वर्ण उद्योग, चीनी, हाथी दांत आदि विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत विश्व का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। बर्नियर ने लिखा, भारतवर्ष को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं जहां इतनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हो। भारतीय उद्योगों का अगर हम वर्गीकरण करें तो वो निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु ग्रामीण उद्योग। ये उद्योग खेती के काल में चलते थे, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते थे और इनमें बांस, घास, मिट्टी, ऊन, सूत आदि आता था। दूसरा, कृषि उपकरण आधारित ग्रामीण उद्योग। ये उद्योग कृषि से कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आती थी, जिसमें कि गांव के आत्मनिर्भर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तीसरा, कलात्मक ग्रामीण उद्योग। गांव के कलात्मक उद्योग उच्च कोटि की कला के प्रतीक थे और जिनकी की पूरे विश्व में मांग थी। नगरीय उद्योग, इनका संगठन उच्च कोटि का था और जिनके उद्योग आज भी औद्योगिक विश्व में जीवित है, जैसे कश्मीरी शॉल, उत्तरी भारत का फुलकारी का उद्योग इत्यादि। ग्रामीण उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार माल की खपत, मूलभूत आवश्यकताओं की सामग्री का निर्माण और वस्तु विनिमय आदि विपणन पर निर्भर रहता था और यही इसकी विशेषताएं थी। अगर हम बात करें नगरीय उद्योगों की विशेषताओं की, तो ग्रामीण के साथ नगरीय उद्योग भी विद्यमान थे। ग्रामीण उद्योगों के द्वारा गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वहीं नगरीय उद्योगों के द्वारा कुलीन, सामंत वर्ग, धनी व्यापारी वर्ग के विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। हम इस उद्योगों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा भारत और विदेशों के कुलीन संपन्न लोगों के लिए, दूसरा राज्य और सार्वजनिक संस्थानों के लिए, तीसरा उद्योग जिनमें लोहा गलाने, शो बनाने, चूड़ी बनाने का काम किया जाता था। हम अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कठिनाइयां रही और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार भारत के कुटीर उद्योगों का विनाश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी संस्था थी और जिसका उद्देश्य भारत के माल और उत्पादों के व्यापार का एकाधिकार स्थापित करना और उससे लाभ लेना था। कंपनी भारतीय उद्योगों के साथ काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए ही आई थी। तो कंपनी भारत में तैयार माल के बदले में सोने चांदी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकती थी। ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि भारतीय सामग्री के बदले में दिया जा सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कपड़े को इंग्लैंड में ले जाकर बेचने से उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ और इंग्लैंड के कपड़ा इंग्लैंड बहुत अधिक बिकने लगा, लेकिन भारत में इसका बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारी, सोने कमरों में घुस गया। पर्दे, गद्दे, कुर्सियां बिस्तरों के रूप में कुछ नहीं अपितु केली और भारतीय सामान है। ये एक उपन्यास के लेखक डेफी ने लिखा। व्यापार के लिए इंग्लैंड का सोना चांदी भारत जा रहे थे और इंग्लैंड के नवोदित रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। 1700 में एक कानून बनाया गया जिसमें कि
फ्रांस, चीन, इंडीज, रेशम, बंगाल के रेशम, रेशमी कपड़े, देशों में छपे रंगीन कपड़े ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में न तो पहने जा सकेंगे और न ही लाए जा सकेंगे। इस प्रकार इंग्लैंड में भारत के सूती कपड़े का आयात बंद नहीं हो सका, क्योंकि सादी सूती कपड़े में भारी आयात शुल्क लगाया गया। इस प्रकार इंग्लैंड में भारतीय सूती कपड़े का आयात बढ़ता ही गया और इसकी कपड़े की श्रेष्ठता के कारण 1750 ईस्वी में भारत से काफ़ी मात्रा में सूती कपड़ा मंगाया गया। इस प्रकार ये ईस्ट इंडिया की कंपनी की कठिनाइयाँ जो थी, उसने भारत के कुटीर उद्योगों को विनाश करने में बहुत बड़ा अपना एक रोल अदा किया। अगर हम दूसरे कारणों पर प्रकाश डालें तो भारतीय कुटीर उद्योगों के विनाश के कई कारण थे। सबसे पहला, मुगल सत्ता के विघटन का भी बहुत बड़ा कारण था कि मुगलों की केंद्रीय सत्ता शिथिल हो गई, पतन की ओर चली गई और भारत में मुगलों जो संरक्षक थी वो बिल्कुल ही निम्न स्तर पर आ गई। अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय यहाँ पर बहुत बड़ी चोट की और कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। देसी राज्यों का विनाश, भारतीय रियासतों के शासक परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योग संरक्षक होते थे, किंतु वे शिल्पियों और कारीगरों को निरंतर सहायता संरक्षण देने के लिए अब इतना प्रोत्साहित नहीं कर पाए और पतन की ओर चले गए। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद देसी राज्यों का अंत होने लगा, कंपनी की शासन व्यवस्था स्थापित होने लगी और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत पर अपना एकाधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों ने भी कुटीर उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा विनाश के उस पर डाला। इंग्लैंड के अन्य भारतीयों व्यापारियों का भारत में प्रवेश भी कुटीर उद्योगों के विनाश का बहुत बड़ा कारण रहा। तत्पश्चात औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण का काम शुरू हुआ, जिससे कि छोटे छोटे लघु उद्योग, भारत के परंपरागत कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और विनाश के कार पे पहुँच गए। भारतीय माल पर निषेधात्मक शुल्क लगाया गया, कठोर कानून बनाए गए जिससे के द्वारा कच्चे माल की लूट बहुतायत से करने लगी और ऐसा कानून बनाया गया 1814 में कि ब्रिटिश सरकार ने जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का सुगमतापूर्वक निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में लाया जा सके। अकालों के कारण भी लाखों भारतीय भूखे मरने लगे, लेकिन ये शुल्क उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाया गया ताकि भारतीय व्यापारी व्यापार नहीं कर सके और व्यक्तिगत और घरेलू उद्योग की 2 से 25 से अधिक वस्तुओं पर अंतर्देशीय कर लगाए गए। पाश्चात्य सभ्यता का बहुत बड़ा कारण प्रभाव रहा, जिसके कारण के कुटीर उद्योग पतन की ओर चले गए। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता ने भी भारत के कुटीर उद्योगों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय कागज पर रोक लगा दी गई, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाया गया, रेल का निर्माण किया। ब्रिटिश सरकार ने रेल का निर्माण जिस उद्देश्य से किया था वह था ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल और बाजार संबंधी आवश्यकता पूर्ति कर सके, किंतु भारत में रेलों का ऐसा जाल बिछाया गया कि ग्रामीण हस्तशिल्प वैश्विक प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गया और भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक ग्रामीण समुदाय के साथ संबंध बहुत शिथिल होने लगे। अब 7 समुद्र पार आने वाली सस्ती मशीनें चीजें गाँव में उपलब्ध होने लगी। यूरोपीय सूती कपड़े और बर्तन अधिक आयात करने लगे और हस्तकला उद्योग नष्ट हो गए। बारंबार पड़ने वाले अकालों ने भी बहुत ज़्यादा प्रभाव कुटीर उद्योगों के विनाश में डाला और अकालों के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए, जिनमें कारीगर और शिल्पी भी थे। जो बचे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय होने लगी। प्रशिक्षण का बहुत अत्यधिक अभाव होने लगा, गिल्ड पद्धति का नाश हुआ और इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष निकालें तो कुटीर उद्योग के पतन का यह प्रभाव पड़ा कि अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ा। शिल्पकार बेरोजगार हो गए, व्यापार संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया, खेती पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ने लगी, कला और कौशल को क्षति होने लगी। इस प्रकार कुटीर उद्योग के विनाश से देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता लगभग समाप्त हो गई, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गई। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पहले भारत एक औद्योगिक देश था, अब वो एक खेतीहर देश बन गया।
कुटीर उद्योग के पतन से देश में बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई, लोगों की क्रय शक्ति घट गई और अपने परंपरागत व्यवसायों से हाथ धो बटे। अब वे शिल्पकार से श्रमिक कृषक बनकर रह गए। धन्यवाद।